हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो स्वागत है आप लोगों का आपके इस अपने चैनल पर। आज हम लोग क्लास 12 का रेनबो पार्ट 2 पोइट्री का चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसके राइटर हैं जॉन डन। तो ये कविता जो हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जॉन डन अपनी वाइफ को लिखते हैं, एनी मोर को, क्योंकि ये जब यूरोप जा रहे होते हैं उस समय की ये बात है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जॉन डन के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखते हैं, उसके बाद हम लोग कविता की तरफ बढ़ेंगे। जॉन डन, जिनका जन्म हुआ था 22 जनवरी 1572 को एंड वाज डाइड इन 31 मार्च 1631, और जिनकी मृत्यु 31 मार्च 1631 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, जॉन डन का जन्म हुआ था 22 मार्च 1572 को, और उनकी मृत्यु 31 मार्च 1631 ईस्वी को हुई थी। द पायनियर ऑफ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सटायरिकल वर्स। आप लोग यहाँ पर इसके कुछ डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स भी साइड बाय साइड देख सकते हैं। पायनियर मतलब होता है एक्सपर्ट, या फिर जो किसी फील्ड में जो नए चीज का इजाद करते हैं उन्हें पायनियर कहा जाता है। द पायनियर ऑफ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सटायरिकल वर्स, एक नए प्रकार का कविता और व्यंग्यात्मक या लोचनात्मक कविता लिखने का इनको पायनियर कहा जाता है, एक्सपर्ट कहा जाता है। कॉल्ड मेटाफिजिकल, मेटाफिजिकल पोएट्स जो मृत्यु, जन्म या प्रेम कविता लिखते हैं उन्हें मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है। वैसे इसका शाब्दिक अर्थ होता है आध्यात्मिक। ठीक है, या फिर इसको अगर हम लोग बियॉन्ड फिजिक्स, जिसका कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है, उसको हम लोग मेटाफिजिकल कहते हैं। यहाँ पर फिलहाल मेटाफिजिकल पोएट हैं जॉन डन, जिनको प्रेम गीत, मृत्यु, जीवन, ये सब के बारे में, ये सब के ऊपर लिखना इनको ज़्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए इनको पायनियर ऑफ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सटायरिकल वर्स कहा जाता है। वाज बोर्न इन लंदन, इनका जन्म लंदन में हुआ था। इनटू अ प्रोस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली, एक समृद्ध रोमन परिवार में, कैथोलिक परिवार में इनका जन्म हुआ था। ऑफ ट्रेडर्स, और इनके जो फैमिली मेंबर्स थे वो एक व्यापारी थे। एट अ टाइम व्हेन इंग्लैंड वाज स्टॉन्चली एंटी कैथोलिक, इनका जन्म इंग्लैंड में उस समय हुआ था जब वहाँ के निवासी, वहाँ की सरकार कैथोलिक धर्म के खिलाफ थी। उस समय इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? स्टॉन्चली मतलब आप लोग देख सकते हैं खिलाफ। ठीक है, जो भी डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स आप लोग को यहाँ पर दिखेंगे वे सारे आपको साइड बाय साइड अंडरलाइन करके मिल जाएंगे। ठीक है, एंटी कैथोलिक। डन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, डन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जबरन या बलपूर्वक वहाँ से निकाल दिया गया। विदाउट अ डिग्री, बिना डिग्री कंप्लीट किए हुए इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निष्कासित कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, चूँकि इंग्लैंड में जो सरकार थी या वहाँ के जो लोग थे वे कैथोलिक धर्म के खिलाफ थे, इसलिए वहाँ इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी बाहर निकाल दिया गया बिना डिग्री कंप्लीट किए हुए। ही स्टडीड लॉ, अब इनको निकालने के बाद ये इन्होंने कानून की पढ़ाई की, एंड रीड थियोलॉजी, और उसके बाद इन्होंने धर्मशास्त्र की भी पढ़ाई की। ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन 2 नेवल एक्सपेडिशंस, इसके बाद इन्होंने 2 बार नौसैन्य अभियान में भी भाग लिया। पार्टिसिपेटेड मतलब भाग लेना। इन 2 नेवल एक्सपेडिशंस, नौसैन्य अभियान में भी इन्होंने भाग लिया। एंड बिकेम सेक्रेटरी टू ए पावरफुल नोबेल, और एक महान हस्ती के यहाँ एक सचिव के रूप में इनको काम दिया गया। ठीक है, अ जॉब ही लॉस्ट, चूंकि a job he lost when he was briefly sent to prison for secretly marrying his patron's niece। हुआ क्या कि इनको जो जॉब दिया गया था, इनको जिन्होंने जॉब दिया था उन्हीं की भतीजी से इन्होंने शादी कर लिया चुपके से। सेक्रेटली मैरिंग हिज पेट्रन्स नीस, पेट्रन्स मतलब होता आश्रयदाता। ठीक है, अब यहाँ पर इनके आश्रयदाता कौन थे? वो जो पावरफुल मैन थे जिनके यहाँ सेक्रेटरी का काम कर रहे थे, सचिव का काम कर रहे थे, उन्हीं के यहाँ ये
उन्हीं की भतीजी से उन्होंने चुपके से शादी कर लिया, हिज पेट्रन्स नीस। अब इनकी जो प्रेम संबंध था करीब 4 सालों तक चला था, और लास्ट में जाकर 1601 ईस्वी में इन्होंने एनी मोर से शादी किया था। आप एनी मोर का तस्वीर देख सकते हैं, ये है इनकी वाइफ एनी मोर, ठीक है। इनसे इन्होंने 1601 ईस्वी में शादी किया था। पेट्रन्स नीस जो इनके आश्रयदाता थे, उनकी भतीजी से इन्होंने शादी कर लिया था चुपके से। इन 1615 ईस्वी में जब ये 42 साल के हुए, एट द एज ऑफ 42, डन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन, इन्होंने पुरोहिताभिषेक या फिर पादरी के रूप में इनको स्वीकारा गया, एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन द एंग्लिकन चर्च। एंग्लिकन चर्च जो कि लंदन का एक चर्च है, एक फेमस चर्च है, वहाँ पर इनको पुरोहिताभिषेक किया गया या फिर उनको पादरी के रूप में स्वीकारा गया। जो चर्च में फादर होते हैं ना, उसी के रूप में इनको स्वीकारा गया, ठीक है। एंड सून बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर ऑफ हिज टाइम। प्रीचर मतलब होता उपदेशक या सलाहकार, और ये बहुत जल्द ही वहाँ के एक बहुत फेमस सलाहकार बन गए, एक उपदेशक बन गए, ठीक है। इन लव लिरिसिज्म डन ब्रोक कंप्लीटली विद द पेट्रेचन ट्रेडिशन। इन लव लिरिसिज्म, इस प्रेम गीत में डन ब्रोक कंप्लीटली, उन्होंने पूरी तरीके से एक परंपरा को तोड़ दिया जो वहाँ के, इन्होंने पूरी तरीके से वहाँ की एक परंपरा को तोड़ दिया। पेट्रेचन मतलब होता है इटली में जो प्रेम गीत लिखने के लिए प्रसिद्ध कवि होते हैं, उनको पेट्रेचन कहा जाता है। तो वहाँ की इस परंपरा को इन्होंने तोड़ दिया। अब कैसे तोड़ा? ब्रोक कंप्लीटली विथ द पेट्रेचन ट्रेडिशन। वहाँ के जो प्रसिद्ध प्रेम गीत लिखने वाले कवि थे, उनके इस ट्रेडिशन को, परंपरा को इन्होंने तोड़ दिया, ठीक है। इंट्रोड्यूसिंग एन इंटेलेक्चुअल एंड कोलोकियल टोन, ठीक है। इन्होंने एक नए तरीके का टोन का, मतलब जो हम लोग आम दिन में जो बोलचाल भाषा में जो लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं हम लोग, उस तरह के लैंग्वेज में इन्होंने पोएट्री लिखना शुरू किया, और जो वो लैंग्वेज लोगों को बहुत आसानी से समझ में आने लगा। एक बौद्धिक और एक बोलचाल की भाषा में इन्होंने कविता लिखना शुरू किया, जो कि लोगों को बेहद पसंद आने लगा। अब इसी वजह से जो वहाँ पर पेट्रेचन ट्रेडिशन चलता आ रहा था, जो फेमस कवि जो लव पोएट्री लिखते थे, उनके इस परंपरा को इन्होंने पूरी तरीके से तोड़ दिया। हिज लव पोएम्स यूजेस द लेटेस्ट डिस्कवरीज ऑफ साइंस एंड ज्योग्राफी। उनका जो प्रेम कविता हुआ करता था, उसमें विज्ञान और भूगोल का आधुनिक डिस्कवरी या आधुनिक खोज का प्रयोग करते थे। वे अपने कविता में किसका प्रयोग करते थे? विज्ञान और भूगोल के आधुनिक खोज का प्रयोग करते थे। टू हैमर होम अ पॉइंट, किसी बात को ज़्यादा इम्पैक्ट तरीके से, ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से रखने के लिए वो अपने कविता में साइंस और ज्योग्राफी के लेटेस्ट डिस्कवरी का प्रयोग करते थे। एंड कंबाइंड पैशन विथ वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल टीजिंग, और अपने कविता में एक बौद्धिक और एक मौखिक लोचनात्मक या व्यंग्यात्मक चीज़ों का प्रयोग करते थे। डन इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। इनको लोग, इनकी प्रसिद्धि लोग इनके सॉन्ग्स एंड सोनेट्स से जानते थे। गीत, और जो सोनेट्स होता है 40 लाइन्स की कविता होती है, तो जो इनकी 40-40 लाइन की कविता ये लिखते थे, इसकी वजह से लोग इनको जानते थे। सटायर्स, लोचनात्मक या व्यंग्यात्मक कविता जो लिखते थे, इसके वजह से लोग इनको जानते थे। एंड एलेजीज मतलब होता है शोक गीत, इसके वजह से लोग इनको जानते थे। एंड सरमन्स मतलब होता है नीति वचन या उपदेश, चूंकि ये एक पादरी थे और इनका काम था लोगों को उपदेश देना, सही सलाह देना, तो उसके साथ साथ ये लोगों को सलाह देते थे। लोगों तक जो सोसाइटी का रियलिटी होता है, सोसाइटी की वास्तविकता होती है, ये लोगों तक पहुंचाने का काम करते थे अपने कविता के माध्यम से।
चाहे वो शोक गीत हो, चाहे वो नीति वचन हो, ठीक है, ये सब के माध्यम से लोगों तक अपने कविता को पहुंचाते थे। और उस कविता में ये जितना हो सकता था उतना प्रयास करते थे कि वो सब जो कविता है लोगों तक आसानी से पहुंचे और लोग इसको बहुत आसानी से समझ पाए। इसीलिए डिस्कवरी, जो खोज, जो आधुनिक खोज था, उसको भी अपने कविता में जोड़ देते थे, ठीक है। जेन्युइन पोएटिक फीलिंग्स, जो एक वास्तविक कविता की भावना होती है। हर्ष मीटर, हर्ष मीटर होता है जैसे किसी चीज़ को, किसी मटेरियल या किसी मैटर को मापने का एक स्टैंडर्ड यूनिट होता है। उसी तरह से हम लोग कविता को मापते हैं एक स्टैंडर्ड यूनिट से, जिसको यहाँ पर हर्ष मीटर कहा गया है, ठीक है, जिसमें हम लोग कविता का लेंथ, कविता का राइमिंग पैटर्न, ये सब इसमें हम लोग चेक करते हैं। तो हर्ष मीटर। स्ट्रेंड, स्ट्रेंड मतलब होता है तनावपूर्ण, ठीक है। स्ट्रेंड एंड विम्सिकल, विम्सिकल मतलब सनकीपंथी। इमेजेस कैरेक्टराइज ऑल हिज पोएटिक क्रिएशंस। इनकी जो वास्तविक, इनकी जो कविता हुआ करती थी, ये जो कविता लिखते थे, उसमें समाज का, लोगों का जो सनकीपन होता है, तनावपूर्ण इमेज होता है, तस्वीर होता है, ठीक है, ये सब चीज़ अपने पोएटिक क्रिएशन के जरिए लोगों तक पहुंचाते थे। होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा इनका इंट्रोडक्शन। आप एक यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, इससे पहले आप लोग देखिए कि जो मेटाफिजिकल पोएट हैं, इसमें सबसे पहला नाम आपको दिखेगा जॉन डन का, ठीक है। और भी बहुत सारे पोएट हुए हैं, जैसे एंड्रयू मार्वेल हैं, अब्राहम कोली हैं, जॉन क्लेवलैंड हैं। ये सब कुछ चर्चित मेटाफिजिकल पोएट्स हैं। आप इनके बारे में लास्ट में आप इनके बारे में देख सकते हैं। इतना से ज़्यादा आप लोग को कुछ काम का चीज़ नहीं होगा। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोगों को इतना ही से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बोर्न ऑन 22 जनवरी 1572 इन अ रोमन कैथोलिक फैमिली इंग्लैंड में, डाइड इन 31 मार्च 1631 in London. The poet was departing for Europe in 1611. जिस टाइम पे एक कविता लिख रहे थे, कविता अपने वाइफ एनी मोर के लिए लिख रहे थे, उस टाइम पे यूरोप के लिए डिपार्चर कर रहे थे, प्रस्थान कर रहे थे। इन दिस पोएम ही वॉज एड्रेसिंग हिज वाइफ एनी मोर। इस कविता में ये अपनी वाइफ एनी मोर को संबोधित कर रहे हैं, ठीक है, एड्रेस कर रहे हैं। अब 5 स्टैंजा पोएम, ये जो कविता आपको दिखेगा ये 5 स्टैंजा का दिखेगा। दैट वाज सेपरेटेड इनटू 8 सेट्स ऑफ 8 लाइन्स, जो कि आप लोग को 8, एक स्टैंजा जो होगा 8 लाइन्स का दिखेगा। मतलब इसमें टोटल 40 लाइन्स होंगे इस कविता में। इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1633। ये जो कविता स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये सबसे पहले 1633 में पब्लिश किया गया था। फेमस राइटिंग्स, इनका जो प्रसिद्ध राइटिंग्स है, लेख है, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सटायर्स, एलिजीज एंड सर्मन्स, ये सब कुछ इनका फेमस राइटिंग्स है। पायनियर ऑफ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सटायरिकल वर्क्स कॉल्ड मेटाफिजिकल पोएट। इन्हें एक नए युग का पायनियर ऑफ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल, मतलब कविता या फिर लोचनात्मक कविता लिखने का एक पायनियर एक्सपर्ट कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए हम लोग कविता की तरफ बढ़ते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरी प्रेमिका, मेरी पत्नी, मैं नहीं जा रहा। यहाँ पर कुछ ऐसे भी वर्ड्स मिलेंगे आपको जो अभी ये सब वर्ड्स हम लोग यूज नहीं करते, लेकिन ओल्ड इंग्लिश में ये सब वर्ड्स का हम लोग प्रयोग करते थे। जैसे GOE गो, THEE दी, हम लोग पहले यू को THE लिखते थे, THEE लिखते थे, THY दाई भी लिखते थे, THINE दाइन भी लिखते थे। तो इस तरह से कुछ शब्द आपको मिलेंगे आगे जहाँ पर हम लोग यू को इस तरह से लिखा करते थे, ठीक है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरी प्रेमिका, मेरी पत्नी, मैं नहीं जा रहा। फॉर वेयरनेस ऑफ दी, क्योंकि मैं तुमसे उब गया हूँ या तुमसे थक गया हूँ, इसीलिए मैं नहीं जा रहा। नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, और ना ही तो ऐसा कुछ है कि ये दुनिया या कहीं और हमको कोई और प्रेम करने वाला मिल गया है, इसीलिए मैं उस सच्ची मोहब्बत के तलाश में तुमसे दूर जा रहा हूँ। बट सिंस दैट आई, लेकिन कुछ ऐसा है, मस्ट डाई एट लास्ट, लेकिन कुछ ऐसा है कि हम लोग आखिरी में मर ही जाएंगे।
मस्ट डाई एट लास्ट, हम लोग का जो जीवन है एक न एक दिन समाप्त होगा ही होगा। दिस बेस्ट, तो अच्छा ये होगा, बेहतर ये होगा, टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, तो अच्छा यही होगा या अच्छा बेहतर यही होगा कि मैं अपने आप को हंसी खुशी या मजाक में अपने बचे हुए जीवन को व्यतीत करूं। दस वाई फेंड डेथ्स टू डाई, इसीलिए मैं बहाना करूं या मैं मरने का नाटक करता हूं, क्योंकि जब मैं एक दिन आखिरी में एक दिन मर ही जाऊंगा उस समय तुमको अचानक बहुत ज़्यादा तकलीफ होगा, बहुत ज़्यादा दुख होगा। तो उस दुख को अभी हम लोग नाटक के रूप में धीरे धीरे इसका यूज टू हो जाते हैं, इसका हैबिचुअल हो जाते हैं, ताकि अभी से अगर धीरे धीरे हम तुमसे अलग हो जाएंगे तो आखिरी में जो मेरे मरने के बाद तुमको पीड़ा होगा, तुमको दर्द होगा, वो बहुत छोटा या बहुत तुच्छ नजर आएगा, बहुत कम तकलीफ होगा तुमको। इसीलिए मुझे जाने दो, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वेयरनेस ऑफ दी, ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे उब गया हूँ या तुमसे थक गया हूँ। नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो, और ना ही इस उम्मीद में कि ये दुनिया, ये संसार या कहीं और हमको एक सच्चा मोहब्बत मिल गया है, तुमसे बेहतर एक सच्चा मोहब्बत मिल गया, ना ही तो मैं इसके तलाश में कहीं और जा रहा हूँ। बट सिंस दैट आई, लेकिन आखिरी में मस्ट डाई एट लास्ट, लेकिन कुछ ऐसा होगा, मस्ट डाई एट लास्ट, मैं आखिरी में मर जाऊंगा। दिस बेस्ट, तो अच्छा यही होगा, बेहतर यही होगा, टू यूज माई सेल्फ, कि मैं अपने आप को इन जेस्ट, हंसी खुशी या अपने जीवन को हंसी खुशी व्यतीत कर लूँ। दस वाई फेंड डेथ टू डाई, और इस प्रकार मैं तुमसे जुदा होकर, तुमसे मैं अलग होकर एक मरने का नाटक करता हूँ, ताकि मैं एक दिन सच में मर जाऊंगा, तब तुमको इतना ज़्यादा तकलीफ और दुख नहीं होगा। इस चीज़ का तुम आदी हो चुकी होगी या इस चीज़ का तुम हैबिचुअल हो चुकी होगी, इसलिए तुमको उस समय ज़्यादा तकलीफ या ज़्यादा दर्द नहीं होगा, ठीक है। अब सेकंड पैराग्राफ की तरफ चलते हैं, अब सेकंड पैराग्राफ की तरफ चलते हैं या सेकंड स्टांजा की तरफ चलते हैं। Yesterday the sun went hence, कल सूर्य चला गया था। Yesterday the sun went hence and it is here today, और वो सूर्य आज फिर वापस आ गया। कल जो सूर्य अस्त हो गया था, डूब गया था, आज वो सूर्य फिर वापस आ गया। He has no desire nor sense, उसके पास ना ही तो कोई इच्छा है और ना ही इसका कोई मतलब है कि सूर्य डूब रहा है, सूर्य उग रहा है, उसका उदय हो रहा है, उसका अस्त हो रहा है, इससे उसके जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। हैज नो डिजायर नॉर सेंस, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे, और ना ही तो उसका कोई जीवन साथी है जिसके चलते वह इतना जल्दी वापस आया, ठीक है, क्योंकि उसके पास कोई इच्छा भी नहीं है, कोई अर्थ भी नहीं बन रहा, उसका कोई जीवन साथी भी नहीं है, फिर भी वो इतना जल्दी वापस आ रहा। देन फियर नॉट मी, तो मेरे बारे में तुम क्यों इतना चिंता करती हो। देन फियर नॉट मी, मेरे बारे में इतना चिंता, इतना सोचो मत। बट बिलीव, लेकिन तुम ऐसा विश्वास करो, विश्वास रखो, दैट आई शैल मेक, मैं इसको मुमकिन करूँगा, मैं इसको पूरा करूँगा। स्पीडर जर्नीज सिंस आई टेक, जितना हो सकता है उससे ज़्यादा तेज गति से मैं वापस आऊँगा। जो मैं जाने का एक बहाना कर रहा हूँ, नाटक कर रहा हूँ, मैं उससे कई गुना तेज गति से वापस आऊँगा। मोर विंग्स एंड स्पीड्स देन ही, सूर्य जितना तेज गति से जा रहा और जितना तेज गति से आ रहा, उससे कई गुना तेज गति से मैं वापस जाऊँगा और वापस आऊँगा। मोर विंग्स, मेरे पास ज़्यादा पंख होंगे, ज़्यादा उम्मीद होगी, ज़्यादा प्रेरणा होंगे। देन ही, उससे ज़्यादा। कहने का अर्थ है कि ये पोएट जो हैं, कवि हैं, अपने आप को सूर्य से कंपेयर कर रहे हैं, सूर्य से तुलना कर रहे हैं कि सूर्य के पास तो कोई उम्मीद भी नहीं है, ना ही तो जाने का उम्मीद है और ना ही तो आने का उम्मीद है, ना ही तो उसका कोई जीवन साथी है, फिर भी इतना जल्दी वो वापस आ रहा।
मेरे पास तुम उम्मीद हो, मेरे पास तुम इच्छा हो, तुम कारण हो वापस आने का, इसीलिए मैं उससे ज़्यादा तेजी गति से जाऊंगा और उससे ज़्यादा तेज गति से मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए हम लोग पैराग्राफ 3 की तरफ चलते हैं। ओ हाउ फ्यूएबल इज मैंस पावर, जो इंसानी शक्ति है, इंसानी ताकत है, ये कितना तुच्छ है, कितना कमज़ोर है। दैट इफ़ गुड फॉर्च्यून फॉल, कि जब अच्छा किस्मत आता है, कैनॉट ऐड अनदर आर, उस अच्छे किस्मत में हम लोग ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रह सकते हैं, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं जी सकते हैं। नॉर अ लॉस्ट आर रिकॉल, और ना ही तो जो बुरा और नॉर अ लॉस्ट आर रिकॉल, और ना ही तो जो बीता हुआ वक्त है वो वापस आता है। हम लोग इंसान इतना कमज़ोर है कि जो कल समय बीत गया उसको वापस नहीं ला सकते हैं हम लोग, और ना ही तो अपनी मर्जी से अच्छे वक्त में ज़्यादा लंबे समय तक जी सकते हैं। ये सब कुछ एक नेचर का नियम है, नेचर के ऊपर निर्भर करता है, प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, कि हम लोग का जो वक्त है कब तक सही रहेगा, कब तक अच्छा रहेगा। कुछ लोग इसको भाग्य मानते हैं, फॉर्च्यून मानते हैं। ठीक है, बट कम बैड चांस, लेकिन जैसे ही बुरा वक्त आता है, एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, हम लोग उस बुरे वक्त में अपनी पूरी ताकत के साथ संलिप्त हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ इट सेल्फ ओवर अस टू एडवांस, और हम लोग उस बुरे वक्त को आर्ट और उसकी अवधि को, उसके ड्यूरेशन को बढ़ाते हैं। इंटेलेक्चुअलिटी का हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब इसी वजह से हम लोग उस बुरे वक्त के टाइम लूप में फंसते चले जाते हैं। अब यही कारण है कि जो बुरा वक्त होता है लंबे समय तक रहता है, लेकिन जो अच्छा वक्त होता है वो बहुत कम अवधि तक रहता है, बहुत कम ड्यूरेशन तक रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस दादाजी को, अपने कल के बारे में सोच रहे हैं कि जो मेरा कल था वो कितना बेहतर था। ठीक है, अब चलिए हम लोग पैराग्राफ 4 की तरफ बढ़ते हैं। वेन दो साई नॉट विंड, जब तुम आहें भरती हो तो तुम्हारी मुंह से हवा नहीं, बट साई माई सोल अवे, मानो मेरी आत्मा बाहर निकलती हो। जब तुम आहें भरती हो तो तुम्हारे मुंह से हवा नहीं, मेरी आत्मा बाहर निकलती है। वेन दो वीप अनकाइंडली काइंड, जब तुम बेवजह रोती हो मेरे बारे में सोचकर। माई लाइफ्स ब्लड डोंट डिके, मेरे रगों का खून जम सा जाता है। इट कांट बी, क्या ऐसा नहीं हो सकता है। दैट दो लव मी एज दो से, कि जैसा तुम कहती हो वैसे हमको प्यार करो। इफ इन दाइन माई लाइफ दो वेस्ट, अगर ऐसा नहीं है तो मेरा जीवन बर्बाद है। दो आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, क्योंकि तुम मेरे जीवन का एक हिस्सा हो, इसलिए तुम रोया ना करो, क्योंकि जब तुम बेवजह रोती हो तो मेरे रगों का खून जम जाता है। जब तुम बेवजह आहें भरती हो तो मेरी आत्मा बाहर निकल जाती है, इसलिए तुम रोया ना करो, मेरे बारे में चिंता मत किया करो। अब हम लोग आखिरी स्टांजा देखते हैं। आखिरी इसका स्टांजा है, लेट नॉट डाई डाइविंग हर्ट। डाई मतलब होता है यू, दाई हो या फिर दाइन हो या फिर दी हो या फिर दो हो, हर किसी का मतलब ये सब यू होता है। ठीक है, लेट नॉट दाई डाइविंग हर्ट, तुम अपने पवित्र दिल में फॉर थिंक मी एनी इल, मेरे बारे में सोचकर कोई बुरा ख्याल मत लाओ। डेस्टिनी में टेक्स द पार्ट, ये जो भाग्य है, ये जो भविष्य है, ये तुम्हारे बुरे ख्याल के आधार पर इसका हिस्सा बन सकता है। एंड मे डाई फियर्स फलफिल, और जो तुम्हारा डर है मेरे बारे में सोचकर, मेरे लिए सोचती हो, मेरे बारे में जो तुम डरती हो सकता है वो डर पूरा हो जाए, इसीलिए मेरे बारे में बुरा ख्याल मत लाया करो, पहले से कोई भी बुरा ख्याल मत लाओ। बट दाइन दैट वी आर नो, बट दाइन दैट वी, लेकिन ऐसा सोचो कि हम लोग
आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप, कि हम लोग बगल में सोए हैं, हम लोग एक दूसरे के बगल में सोए हुए हैं। तुम ऐसा सोचो, ऐसा मत सोचो कि तुम्हारे इस पवित्र दिल में कोई बुरा ख्याल आ जाए मेरे बारे में सोचकर, और हो सकता है वो बुरा ख्याल मेरे भाग्य का वो एक हिस्सा बन जाए, क्योंकि जैसा तुम सोचते हो वैसा होता भी है। ठीक है, एज वट टर्न्ड असाइड टू स्लीप, और ऐसा सोचो कि हम तुम्हारे बगल में सोए हैं। दे हु वन अनदर कीप, वे जो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे के बारे में सही सोचते हैं। अलाइव नेवर पार्टेड बी, वे जीते जी कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। अब इसका मतलब ये है कि जैसा हम लोग किसी के बारे में सोचते हैं, जनरली हम लोग जब भी किसी से हम लोग अलग हो जाते हैं, अपने जनों से, अपने लोगों से, अपने परिवार वालों से, तो हमेशा उसके बारे में या उनके बारे में कुछ न कुछ ख्याल मन में आते रहता है कि पता नहीं वो किस स्थिति में होंगे और कैसे होंगे। और प्रायः अगर हमारे मन में कुछ बुरा ख्याल आता है, आप लोग इसको रिलेट भी कर पाएंगे कि कभी कभी हम लोग जिस बुरे ख्याल के बारे में सोचते हैं वो बाद में चलकर, भविष्य में चलकर उस तरह से होता भी है। तो इसी के बारे में बोला जा रहा, लेट नॉट दाई डाइविंग हर्ट, तुम अपने पवित्र दिल में मेरे बारे में कोई बुरा ख्याल पहले से मत पालो या मत रखो, क्योंकि जिस तरह से तुम सोचती हो या जिस तरह से आप सोचते हैं वैसा आपके भाग्य में, वैसा आपके भविष्य में होता भी है। एंड मे दाई फियर्स फलफिल, और उस तरह से आपका जो डर है, जिस बुरे ख्याल के बारे में आप पहले से सोच के रखते हैं, वो पूरा भी हो जाता है। तो इसीलिए आप हमेशा अच्छा सोचें। और आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप, और ऐसा अपने मन में सोचो, ये बोल रहे हैं जॉन डन अपनी वाइफ को कि अपने मन में कुछ ऐसा सोचो कि हम तुम्हारे बगल में सोए हैं। दे हु वन अनदर कीप, वे जो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। अलाइव नेवर पार्टेड बी, वे जीते जी कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। होप कि आप लोगों को ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, और इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। और इसी तरह से आप लोगों का पूरा इंग्लिश का सिलेबस यहाँ पर हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय। और अगर आपको बेहतर लगा हो, पसंद लगा हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।